प्रकार प्लेटो जो है अपने साम्यवादी सिद्धांत की विशेषताएं मैंने आपको पिछली कक्षा में बताई थी, और इस कक्षा में मैं आपको इसके साम्यवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए बताता हूं कि प्लेटो के साम्यवाद की प्रथम विशेषता है यह केवल शासक और सैनिक वर्ग पर लागू होता है। जो समाज का सबसे बड़ा उत्पादक वर्ग है उस पर यह लागू नहीं होता है। केवल शासक और सैनिक वर्ग को ही प्लेटो ने अपने साम्यवाद को दो भागों में वर्गीकृत किया है, बांटा है। पहला उसका साम्यवाद का जो है वह प्रकार है वह है संपत्ति का साम्यवाद, जिसे हम प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद अथवा पत्नियों का साम्यवाद। तो देखिए, मैं आगे आपको बताऊंगा, जब मैं आपके वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा आगे, तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से प्लेटो ने अपने साम्यवाद को दो भागों में बटाया है, किस तरह से दो भागों में बांटा है उसने। तो देखिए, प्लेटो अपने साम्यवाद को दो भागों में बांटता है, संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद। तो प्लेटो ये कहता है कि उसके शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को न तो संपत्ति रखने का अधिकार है न उसको परिवार रखने का अधिकार। तो देखिए, ये बिल्कुल एक अलग तरह का विचार है जो प्लेटो ने पूरी तरह से एक नए, एक मौलिक तरीके से अपने विचार को प्रतिपादित किया, कि उससे पहले जो भी विचारक हुए उन्होंने इस तरह का जो है वह विचार प्रतिपादित नहीं किया। प्लेटो ने एक नए तरह का विचार प्रतिपादित करके साम्यवाद का एक मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे उसने अपने नैतिक आधारों पर उसने अपने साम्यवाद को खड़ा किया। तो देखिए, शासक और सैनिक वर्ग को जो है न तो परिवार रखने का अधिकार है न संपत्ति रखने का अधिकार है, और जो समाज का सबसे बड़ा वर्ग उत्पादक वर्ग, जिसे अरस्तु ने मध्यम मार्ग के नाम से बताया है, तो ये समाज का सबसे बड़ा वर्ग जो उत्पादक वर्ग है उस पर प्लेटो का साम्यवाद लागू नहीं होता है। उत्पादक वर्ग संपत्ति भी रख सकता है, उत्पादक वर्ग परिवार भी रख सकता है। तो इस तरह से प्लेटो अपने साम्यवादी सिद्धांत में जो समाज का सबसे बड़ा वर्ग उत्पादक वर्ग, जिसे हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं, उसे प्लेटो पूरी तरह से अपने इस सिद्धांत से अलग रखता है। दूसरा है विशेषता, प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। प्लेटो का साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक से कहने का तात्पर्य है कि प्लेटो अपने सिद्धांत के द्वारा जो राजनीतिक जो भी दुष्परिणाम थे उससे प्लेटो पूरी तरह से उसे पता था, पूरी तरह से ज्ञान था कि राजनीति व्यवस्था में किस तरह के दोष उत्पन्न होते हैं, समस्याएं उत्पन्न होती है। तो वह इन समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि प्लेटो के समय में भी एथेंस, स्पार्टा यानी यूनान में जो है किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी, और इस अस्थिरता के क्या क्या जो दुष्परिणाम उसने देखे, तो प्लेटो चाहता था कि इन दुष्परिणामों को वह दूर करे, और इसके लिए प्लेटो ने एक नए सिद्धांत को नैतिक आधार पर साम्यवाद के नाम से अपने विचारों में प्रतिपादित किया, और उसने बताया कि जो राजनीतिक समस्याएं थीं उनको दूर साम्यवाद के द्वारा किया जाता है। तो प्लेटो के साम्यवाद के विचार के द्वारा जो प्लेटो के समय में तत्कालीन राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, जो समस्याएं थी, उन राजनीतिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जबकि मार्क्स का सिद्धांत जो था वह समाज में व्याप्त विषमताओं, समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को दूर करने की बात मार्क्स करता है, और मार्क्स कहता है कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग वो शोषण का यंत्र है, और पूंजीपति के हाथों में हमेशा श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। तो मार्क्स इस तरह से जो है साम्यवाद में आर्थिक विषमताओं को दूर करने की बात करता है, और वो कहता है कि पूंजीपति वर्ग के कारण समाज में हमेशा असमानता व्याप्त रहती है। इसलिए मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करता है, और वर्ग संघर्ष के साथ साथ वो ये बताता है कि समाज में सदैव दो वर्ग होते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। तो इस तरह से मार्क्स का उद्देश्य क्या है? आर्थिक है। प्लेटो का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक है। वो राजनीतिक समस्याओं को दूर करने के लिए साम्यवाद की बात करता है, जबकि मार्क्स जो है वो साम्यवाद की बात करता है, आर्थिक समस्याएं, आर्थिक विषमताओं को दूर करने की बात मार्क्स करता है। तो इस तरह से प्लेटो का साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। तीसरी विशेषता है
प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं, क्योंकि जो मार्क्स का जो आधार था वो क्या था? भौतिक। मार्क्स साम्यवाद को भौतिक आधार पर प्रतिपादित करता है, भौतिक आधार की बात करता है, जबकि प्लेटो जो है प्लेटो नैतिकता की बात करता है। तो इस तरह से प्लेटो का साम्यवाद जो है वह उसका आधार क्या है? त्याग का मार्ग है, भोग का नहीं। जैसे कि आधुनिक साम्यवाद में हम देखते हैं मार्क्स भौतिकता की बात करता है, जबकि प्लेटो इसके विपरीत त्याग के मार्ग की बात करता है। वो कहता है कि उसका जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है वह उसे कंचन और कामनी के मोह से दूर रखकर बिल्कुल एक संत की तरह वो कहता है कि उनको प्रशासनिक कार्यों को संभालना चाहिए, लोक कल्याण के कार्य, प्रजा पालन के कार्य उन्हें पूरी तरह से करने चाहिए। तो इस तरह से प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं मैंने आपको बताई। अब जो प्लेटो का साम्यवाद है, उस साम्यवाद के आधार जो है उसने किस तरह से समाज का वर्गीकरण किया है, मैं आपको एक चार्ट के द्वारा बताता हूं। आप नोट कर लीजिएगा कि प्लेटो के जो साम्यवाद का जो वर्गीकरण है उसका प्रमुख आधार क्या है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि प्लेटो के द्वारा जो समाज का वर्गीकरण है उसका प्रमुख आधार क्या था। प्लेटो ने किस तरह से समाज को 3 भागों में बांटा, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। हम इसकी बात करते हैं, प्लेटो ने किस तरह से अपने समाजवाद के वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या माना। तो देखिए, प्लेटो जो है वह आत्मा के 3 तत्व की बात करता है। आत्मा के 3 तत्व, प्लेटो ने आत्मा के 3 तत्वों की बात की है और इन 3 तत्वों के आधार पर वो समाज में 3 वर्गों की बात करता है। समाज के 3 वर्ग। प्लेटो ये मानता है कि आत्मा के 3 तत्व होते हैं। पहला तत्व उसने माना है विवेक, ज्ञान। पहला आत्मा का 3 तत्व प्लेटो ने विवेक और ज्ञान को माना है। दूसरा तत्व उसने माना है साहस या शौर्य। और तीसरा तत्व उसने माना है इंद्रिय तृष्णा, भूख, इंद्रिय तृष्णा और भूख को माना है उसने। और इसी आधार पर उसने समाज का पहला वर्ग माना है शासक वर्ग। दूसरा वर्ग उसने माना है सैनिक वर्ग
और तीसरा उसने माना है उत्पादक वर्ग। तो इस तरह से प्लेटो जो है वह समाज के 3 वर्गों की बात करता है और आत्मा के 3 तत्व मानता है। कि प्लेटो एक दार्शनिक विचारक है और दार्शनिक विचारक होने के कारण वह दर्शन के आधार पर अपने सिद्धांतों का निरूपण करता है और उसके दर्शन का आधार क्या है? नैतिकता। तो देखिए, प्लेटो आत्मा के 3 तत्व मानता है। विवेक, जिसे हम ज्ञान भी कहते हैं, साहस, शौर्य, इंद्रिय तृष्णा, भूख। इस आधार पर वह मानता है कि जो समाज का पहला वर्ग, जिसके लिए विवेक और ज्ञान सबसे प्रमुख है, वो है शासक वर्ग। इसी तरह से जो समाज का दूसरा वर्ग है, जिसके पास में साहस और शौर्य है, आत्मा का दूसरा तत्व माना उसने साहस और शौर्य, वो कहता है कि ये क्या है? सैनिक वर्ग है। इसी तरह से समाज का जो तीसरा वर्ग है, उसकी आत्मा का तीसरा तत्व क्या है? इंद्रिय तृष्णा। उसने जो माना है तीसरा तत्व आत्मा का इंद्रिय तृष्णा, भूख, जिसे उसने उत्पादक वर्ग में शामिल किया है। तो देखिए, इस तरह से जो समाज का वर्गीकरण प्लेटो करता है, वो साम्यवाद को वह ये कहता है कि उसके साम्यवाद का प्रमुख आधार नैतिकता है और समाज का वर्गीकरण वो आत्मा के 3 तत्व के आधार पर करता है। वो कहता है कि मनुष्य की आत्मा के 3 तत्व होते हैं और पहला तत्व उसने विवेक और ज्ञान को माना है। तो पहला तत्व क्या है? पहला जो समाज का वर्ग बनता है वो होता है शासक वर्ग। जो समाज का जो आत्मा का दूसरा तत्व माना है, उसने माना है कि साहस और शौर्य। इसी तरह से समाज का जो दूसरा वर्ग है वह है सैनिक वर्ग। और इसी तरह से जो समाज का आत्मा का तीसरा तत्व क्या है? इंद्रिय तृष्णा या भूख, उसे उसने तीसरा वर्ग माना है। समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग है उत्पादक वर्ग। इस तरह से प्लेटो आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर अपने समाज का वर्गीकरण करता है और समाज के 3 वर्गों को वह आत्मा के 3 तत्वों को आधार पर 3 वर्गों में बांटता है। पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। और इन दोनों वर्गों को वो संयुक्त रूप से एक नाम और देता है, अभिभावक या संरक्षक वर्ग। अभिभावक या संरक्षक वर्ग। इस तरह से प्लेटो इन दोनों वर्गों को समाज का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपता है, प्रशासनिक कार्यों का और प्रजा की सुरक्षा का। और इन दोनों वर्गों को वो अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग जो है ये नाम देता है। इस तरह से प्लेटो के समाज का जो वर्गीकरण वो आत्मा के 3 तत्वों पर आधारित है। और इस तरह से प्लेटो एक नए तरह का विचार प्रतिपादित करता है कि वो राजनीतिक शक्तियां और समाज की जो आर्थिक शक्तियां हैं उन दोनों को अलग अलग करने की बात करते हैं। किस तरह से समाज की राजनीतिक शक्तियां वो है वे अपना अलग दायित्वों का निर्वहन करें और समाज की जो आर्थिक शक्तियां हैं वो किस तरह से अपने दायित्वों का बिल्कुल अलग तरह से निर्वहन करें। तो हम आगे पढ़ते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है, उस साम्यवाद जो प्लेटो बात करता है उस साम्यवाद के प्रकार क्या हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं वर्गीकरण के बाद में प्लेटो के समाज के वर्गीकरण के बाद में हम जो अगली इसकी तत्व की बात करते हैं वो है प्लेटो के साम्यवाद के प्रकार। प्लेटो के साम्यवाद का वर्गीकरण या साम्यवाद के प्रकार। तो देखिए प्लेटो किस तरह से अपने साम्यवाद को 2 भागों में बांटता है।
प्लेटो के साम्यवाद के प्रकार। पहला वो प्रकार मानता है संपत्ति का साम्यवाद। दूसरा प्रकार जो है साम्यवाद का वह है परिवार अथवा पत्नियों का साम्यवाद। देखिए, प्लेटो अपने साम्यवाद को दो भागों में बांटता है। पहला है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार अथवा पत्नियों का साम्यवाद। तो प्लेटो के जो साम्यवाद के जो प्रकार हैं, पहला है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद। प्लेटो ये कहता है कि जो समाज का शासक और सैनिक वर्ग है उसको न तो संपत्ति रखने का अधिकार है न उसको परिवार रखने का अधिकार है, क्योंकि उनका प्रमुख दायित्व क्या है? प्रशासनिक कार्यों का भलीभांति निर्वहन करना, जो कि शासक कार्य का प्रमुख दायित्व उसने बताया है। अगला जो दायित्व जो समाज का सैनिक वर्ग है उसका प्रमुख दायित्व है कि समाज में जो नागरिक रहते हैं उनकी सुरक्षा करना, यानी प्रजा की सुरक्षा करना, वो भी महत्वपूर्ण दायित्व उसने माना है जो कि सैनिक वर्ग को पूरा करना है। तो इस तरह से प्लेटो जो है वह अपने साम्यवाद को दो भागों में बांटता है और यह बताता है कि उसका साम्यवाद दो वर्गों पर लागू होता है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को न तो संपत्ति रखने का अधिकार है न ही उन्हें परिवार रखने का अधिकार है। इस तरह से प्लेटो एक नए तरह का विचार प्रतिपादन करता है। वो अपने सिद्धांतों को मौलिक आधार पर प्रस्तुत करता है कि एक नया विचार है जिसमें जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है, जिसे उसने अभिभावक और संरक्षक वर्ग के नाम से संबोधित किया, वो कहता है कि अभिभावक वर्ग को न तो संपत्ति रखने का अधिकार है न परिवार रखने का अधिकार है। इस प्रकार प्लेटो अपने संरक्षक वर्ग को कंचन और कामनी के मोह से बिल्कुल दूर रखकर एक संत की तरह प्रजा पालन के कल्याणकारी कार्यों में वह उन्हें रत रहने की क्या देता है? रत रहने की बात करता है। इस तरह से प्लेटो का जो साम्यवाद है, हम यह कह सकते हैं कि वह भोग का नहीं, वह त्याग का मार्ग है। तो हम पहले उठाते हैं जो इसका परिवार संपत्ति का साम्यवाद, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि संपत्ति का साम्यवाद क्या है। तो देखिए, प्लेटो के साम्यवाद के प्रकार में हम पहले इसका जो साम्यवाद लेते हैं वो है संपत्ति का साम्यवाद। पहले हम बात करते हैं संपत्ति के साम्यवाद की कि प्लेटो ने संपत्ति का जो साम्यवाद है उसमें क्या बताया है। तो देखिए, प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद में यह बताता है कि जो उसका शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है, जिसे उसने अभिभावक वर्ग के नाम से उसने माना है, तो प्लेटो ये कहता है कि जो संरक्षक वर्ग है उसे संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति क्या होती है? संपत्ति व्यक्ति में मोह को पैदा करती है और संपत्ति के कारण व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और स्वार्थी होने के कारण वो जो प्रशासनिक कार्य उनको सही ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह से व्यक्ति को निस्वार्थ भावना से क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से प्लेटो एक तरह से नई सिद्धांत की बात करता है और वो कहता है कि प्रशासन का कार्य बहुत ही कुशलता से होना चाहिए और इस कार्य में जो संपत्ति है वो कहीं बाधा तो नहीं बन रही, वो कहीं संरक्षक वर्ग को अपने दायित्वों से मोड़ तो नहीं रही, कहीं उसे अपने कर्तव्यों से भगा तो नहीं रही। तो इसलिए वो कहता है कि संपत्ति जो है
वह क्या है, उसके संरक्षक वर्ग के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, कहीं उसको वह अपने मार्ग में कहीं उससे अपने मार्ग से विचलित तो नहीं कर दे। इसलिए प्लेटो ये कहता है कि जो संरक्षक वर्ग है उसको संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्लेटो संपत्ति के संवाद में जो संरक्षक वर्ग को यानी शासक और सैनिक वर्ग को संपत्ति के अर्जन से वंचित रखता है, और उत्पादक वर्ग को संपत्ति अर्जन की छूट देता है। तो इस तरह से देखिए, प्लेटो जो है वह समाज का शासक और सैनिक वर्ग है, उसको संपत्ति के अर्जन से वंचित रखता है, जबकि उत्पादक वर्ग को संपत्ति अर्जन की छूट देता है। वो कहता है कि जो उत्पादक वर्ग है उसको आर्थिक शक्तियां में संलग्न रहने की बात करता है, कि वो कहता है कि उत्पादक वर्ग जो है वह आर्थिक शक्तियों में संलग्न रह सकता है, जबकि जो समाज का शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है वो आर्थिक संक्रियाओं में संलग्न नहीं रह सकता। तो इस तरह से प्लेटो शासक और सैनिक वर्ग को दोनों को संपत्ति अर्जन की मनाही करता है, जबकि जो समाज का सबसे बड़ा वर्ग उत्पादक वर्ग है उसको संपत्ति अर्जन की छूट देता है। तो देखिए, मैं आपको आगे बताता हूं कि संपत्ति के साम्यवाद के क्या आधार हैं। उसने संपत्ति के साम्यवाद के क्या आधार बताए हैं, किन आधारों पर उसने संपत्ति के साम्यवाद को उसने उचित ठहराया है। तो देखिए, प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद को किन आधारों पर, किन तर्कों के आधार पर वह उसे उचित ठहराने का प्रयास करता है। तो मैं आपको बताता हूं, प्लेटो ने अपने साम्यवाद को निम्नलिखित आधारों पर उचित ठहराया है। पहला इसका आधार है मनोवैज्ञानिक आधार, प्लेटो ये कहता है कि समाज में जो है वह तीन वर्ग हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो ये कहता है कि व्यक्ति की आत्मा के तीन तत्वों की बात करता है। वह मनोवैज्ञानिक आधारों पर अपने साम्यवाद को, संपत्ति के साम्यवाद को उचित ठहराने का प्रयास करता है कि आत्मा के तीन तत्व हैं, और आत्मा के तीन तत्व माने हैं उसने, आत्मा के तीन तत्वों की बात वो करता है कि आत्मा के तीन तत्व हैं। तीन तत्वों के आधार पर समाज के तीन वर्गों का वर्गीकरण करता है। और मनोवैज्ञानिक आधार पर संपत्ति के साम्यवाद को बिल्कुल उचित ठहराता है कि आत्मा के तीन तत्व हैं, और इन तीन तत्वों के आधार पर समाज के तीन वर्ग हैं,
आत्मा के 3 तत्व, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले टेबल के द्वारा बताया कि आत्मा के 3 तत्व हैं। पहला विवेक, दूसरा साहस और तीसरा उसने बताया इंद्रिय तृष्णा भूख। तो इस तरह से आत्मा के 3 तत्व के आधार पर समाज के 3 वर्ग बने हैं। शासक वर्ग जिसमें विवेक प्रधान है, सैनिक वर्ग जिसमें साहस प्रधान है, तीसरा समाज का उत्पादक वर्ग जिसमें इंद्रिय तृष्णा या भूख प्रधान है। तो इस तरह से प्लेटो कहता है कि तो समाज के 3 वर्ग आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर बने हैं। इन तीनों के कार्य क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इस तरह से प्लेटो मनोवैज्ञानिक आधार पर यह बताता है कि सैनिक वर्ग को जो है वह विवेक के आधार पर प्रजा पालन के कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। उसी तरह से सैनिक वर्ग को जो है वह प्रजा की सुरक्षा के कार्य करने चाहिए, और उत्पादक वर्ग को जो आर्थिक शक्तियां जो ये दोनों के द्वारा बचे हुए कार्य हैं उनके शेष कार्यों को उत्पादक वर्ग के द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। इस तरह से प्लेटो मनोवैज्ञानिक आधार पर आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर अपने इस सिद्धांत को उचित ठहराता है। दूसरा आधार है दार्शनिक आधार। दूसरा आधार है दार्शनिक आधार। प्लेटो अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद को दार्शनिक आधार पर उचित ठहराता है और उसने कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत बताया है कि कार्य विशेषीकरण के द्वारा किस तरह से इस सिद्धांत को वह उचित ठहराता है। प्लेटो कहता है कि दार्शनिक आधार पर कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत जो है वह बिल्कुल सही है। और कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये, कि समाज के 3 वर्ग उसने बताए हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो तीनों वर्ग जो हैं वह अपने अपने क्षेत्र में क्या हैं? पूरी तरह से सिद्धहस्त हैं। कहने का तात्पर्य अपने अपने क्षेत्रों में तीनों क्या हैं? कुशलता से पूरी तरह से संपन्न हैं, और समाज के तीनों वर्गों को अपने अपने कार्य जो है वह बिल्कुल विशेषीकरण के द्वारा, कहने का तात्पर्य है कि वो अपने अपने कार्य में सिद्धहस्त हैं, तो उन्हें अपने कार्य का पूरी तरह से अनुभव है। तो शासक वर्ग को प्रजा पालन का कार्य करना चाहिए बिल्कुल सही ढंग से विशेषीकृत के सिद्धांत के द्वारा। उसी तरह से सैनिक वर्ग को प्रजा की सुरक्षा का कार्य करना चाहिए, और उत्पादक वर्ग को आर्थिक संक्रियाओं का जो है वह निर्वहन करना चाहिए। इस तरह से प्लेटो दार्शनिक आधार पर कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत के द्वारा यह बताने का प्रयास करता है कि समाज के जो 3 वर्ग हैं, समाज के 3 वर्ग जो हैं वो तीनों वर्ग अपने अपने कार्य में क्या हैं? विशेषता लिए हुए हैं, और तीनों को अपने अपने कार्य जो है बिना एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए हुए अपने अपने कार्यों का पूरी तरह से निर्वहन उनको करना चाहिए, अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। इस तरह से कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत ये बताता है समाज के जो 3 वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तीनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना अपने अपने कार्यों को भली भांति और सही ढंग से संपन्न करें। तीसरा आधार बताता है संपत्ति के साम्यवाद का राजनीतिक तथा व्यवहारिक आधार। तो देखिए प्लेटो कहता है कि संपत्ति का साम्यवाद राजनीतिक और व्यवहारिक आधार पर भी खरा उतरता है। उसका कहना है कि राजनीतिक क्रियाएं और आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं और आर्थिक क्रियाएं ये क्या है? दोनों अलग अलग हैं। प्लेटो ये कहता है राजनीतिक क्रियाएं समाज के संरक्षक वर्ग को पूरी करनी चाहिए, और आर्थिक क्रियाएं समाज के उत्पादक वर्ग को क्या करनी चाहिए? पूरी करनी चाहिए। तो राजनीतिक क्रियाएं
जो समाज का संरक्षक वर्ग है वो इतना अपने कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत के द्वारा वह उसको इतनी विशेषता और अनुभव प्राप्त है कि वह उन क्रियाओं को पूरी तरह से संपन्न कर सकता है और आर्थिक क्रियाएं समाज के उत्पादक वर्ग को क्या करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। तो राजनीतिक क्रियाएं का मतलब है जो समाज का जो संरक्षक वर्ग है वो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य उसको करने चाहिए और आर्थिक जो कार्य हैं वह कार्य समाज का जो उत्पादक वर्ग है उसको करने चाहिए। तो देखिए प्लेटो ये कहता है कि यदि संपत्ति का साम्यवाद, यदि शासक और सैनिक वर्ग को संपत्ति रखने की वह इजाजत दे दे तो वो क्या करेंगे, संपत्ति के मोह में फंस जाएंगे और संपत्ति के मोह में फंसकर, जैसे कि राजा को राजनीतिक नियुक्तियां करनी है तो उसके पास से संपत्ति होगी, संपत्ति के मोह में फंसकर वो क्या करेगा, गुणों की अनदेखी करेगा और नियुक्तियों में जिस तरह से हम भ्रष्टाचार की बात वर्तमान समय में करते हैं, तो प्लेटो ये कहता है कि संपत्ति का साम्यवाद मोह को पैदा करता है और मोह के कारण वो जो शासक वर्ग है वह नियुक्तियों में क्या करेगा, धन से प्रभावित हो जाएगा। इसलिए शासक वर्ग को जो है संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। तो राजनीतिक क्रियाएं और आर्थिक क्रियाएं दोनों क्या अलग अलग हैं, इन दोनों का जो है वो कहता है निर्वहन अलग अलग रूप से होना चाहिए। राजनीतिक क्रियाएं समाज के शासक संरक्षक वर्ग के लिए है और जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो किसके लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए है। तो देखिए इस तरह से प्लेटो राजनीतिक तथा व्यवहारिक आधार पर यह बताता है कि राजनीतिक क्रियाएं संरक्षक वर्ग के लिए हैं और राजनीतिक क्रियाएं संरक्षक वर्ग को पूरी तरह से जिम्मेदारी से निभानी चाहिए। उसी तरह से आर्थिक क्रियाएं जो है वो उत्पादक वर्ग को निभानी चाहिए। इसलिए वह ये कहता है कि राजनीतिक क्रियाएं अलग हैं और आर्थिक क्रियाएं अलग हैं। तो इस तरह से वो दोनों में पूरी तरह से दोनों का वर्गीकरण पूरी तरह से करता है कि समाज की राजनीतिक क्रियाओं का संचालन संरक्षक वर्ग के द्वारा हो। ये दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं, राजनीतिक क्रियाएं संरक्षक वर्ग के द्वारा और आर्थिक क्रियाएं किसके द्वारा, उत्पादक वर्ग के द्वारा। तो इस तरह से प्लेटो अपने संपत्ति के साम्यवाद को मनोवैज्ञानिक आधार, दार्शनिक आधार और राजनीतिक तथा व्यवहारिक आधार पर वह इस सिद्धांत को पूरी तरह से क्या मानता है, सही मानता है और अपने तर्कों के आधार पर वह संपत्ति के साम्यवाद को न्यायोचित और सही ठहराता है। तो अगला जो प्रकार है संपत्ति के साम्यवाद के बाद में दूसरा प्रकार आता है प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद अथवा पत्नियों का साम्यवाद। तो देखिए हम इस क्रम में आगे बढ़ते हुए प्लेटो के साम्यवाद का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है परिवार विषयक साम्यवाद। परिवार विषयक साम्यवाद अथवा पत्नियों का साम्यवाद। तो देखिए प्लेटो परिवार विषयक साम्यवाद और पत्नियों के साम्यवाद में जिस तरह से वो अपने संरक्षक वर्ग को, अभिभावक वर्ग को संपत्ति के मोह से दूर करने की बात करता है, उसी तरह से वो कहता है कि जो समाज का संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग है उसे परिवार भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परिवार व्यक्ति में मोह को पैदा करता है और सांसारिक मोह में रत रहकर व्यक्ति प्रशासनिक कार्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उन कार्यों का सही ढंग से भली भांति से उनका संचालन नहीं कर सकता है। इसलिए प्लेटो परिवार विषयक साम्यवाद और पत्नी विषयक साम्यवाद के द्वारा ये बताने का प्रयास करता है कि परिवार जो है वह व्यक्ति के मन में सांसारिक मोह को पैदा करता है और सांसारिक मोह में पड़कर व्यक्ति
जो प्रशासनिक कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन कार्यों का संचालन सही ढंग से नहीं कर पाता है। इसलिए प्लेटो अपने संरक्षक वर्ग को संपत्ति के साथ साथ वो परिवार और परिवार की भी वर्जना करता है। परिवार के लिए मनाही करता है कि संपत्ति के साथ साथ जो संरक्षक वर्ग है उसको परिवार रखने का भी अधिकार नहीं है। तो इस तरह से प्लेटो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति के साथ साथ परिवार रखने की भी मनाही करता है।